हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। हम रोशनी गौतम और आज हम देखेंगे बजट के एमसीक्यूज। ये स्टूडेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमी में हम देखेंगे आज बजट एमसीक्यूज। इससे पहले बहुत सारे हमने क्वेश्चंस, बहुत सारे लेक्चर हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो आज जो बेसिकली क्वेश्चन रहने वाला है वो बजट पर एमसीक्यूज रहने वाला है, जो कि आप फिस्कल पॉलिसी के पार्ट भी देख सकते हैं। इससे पहले फिस्कल पॉलिसी कर लिया है और उसी का पार्ट जो पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है, हम आपके अगर सिलेबस की बात करें तो बजट है। ओके, तो बजट का एमसीक्यूज करेंगे और ये स्टैटिक होगा। ओके, अभी जो बजट आया उसमें नहीं देखेंगे हम बजट स्टैटिक, इसमें कंसेप्ट को देखेंगे। तो कंसेप्ट क्या क्या है, एमसीक्यूज हो गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। इससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और आपको यहीं पर पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, पूरे आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी है। अगर तैयारी नहीं है तो कोर्स बाय करें, जहां पर आपको लेक्चर के साथ एमसीक्यूज अवेलेबल होगा और यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, अब जैसे कि मेरा जो लेक्चर है स्टूडेंट, मैं पहले बेस बनाऊंगी। जैसे कि अगर हमें बजट पढ़ना है तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू जान लेते हैं, बजट है क्या एंड यहाँ पर कितने प्रकार, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको बहुत आता है। एफआरबीएम कंसेप्ट भी बताऊंगी, डेफिसिट, जितने प्रकार के डेफिसिट है उसको भी जानेंगे क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें, पहले तो एक आपको पता होना चाहिए, बजट होता है और एक होता है सर्वे। दो कंसेप्ट होते हैं, बजट होता है और एक सर्वे होता है ना, हमें पता है। बजट जो होता है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, उसमें हम क्या एक्सपेंडिचर और रिसिट्स होगा। तो वर्ड याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड होता है, एंटिसिपेटेड होता है। वर्ड मतलब एक्सपेक्टेड, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा या कितना खर्चा वो करेंगी, सबका आने वाला। ओके, कमिंग ईयर के लिए तो क्या हो जाएगा बजट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो 2025 और 2024, ओके, 2024 और 25 क्या हो जाएगा हमारा बजट हो जाएगा। ओके, तो बजट क्या हो जाएगा यहाँ पर नोट करेंगे। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर, ओके, 2024 एंड 25 हो जाएगा। तो सर्वे कौन से साल का आएगा, तो सर्वे एक साल पहले का आएगा, प्रीवियस ईयर का होता है, तो ये हो जाएगा 23-24 का। ओके, तो सर्वे ऑलवेज प्रीवियस ईयर का डाटा होता है और बजट जो होता है एक्सपेक्टेड होता है, जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये दो कंसेप्ट हमने पढ़ा। ओके, और यहाँ पर बजट का अगर डेफिनेशन की बात करें, बजट क्या कहता है आपको, तो ये है कि सिस्टमेटिक प्लान होती हैं जो कि एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं सरकार की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट, ओके, क्लासिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो बजट है वो दो क्लासिफाई किया गया है। एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, है ना, डेली का खर्चा या डेली से पैसा आना। ओके, रेवेन्यू जनरेट करना या एक्सपेंडिचर करना, तो वो होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बजट क्या होगा, शॉर्ट रन। ओके, आप इसको डेली याद रख सकते हैं। कैपिटल वर्ड ही होता है कि आपने एसेट जनरेट करना है, तो एक बार आपने किया वो सालों साल चलेगा, तो लॉन्ग रन के लिए कैपिटल बजट आता है। अब रेवेन्यू बजट से या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा। तो पैसा आया तो उसको हमने रेवेन्यू रिसिट्स बोल दिया, पैसा खर्चा किया तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया। ओके, डेली की बात है। अब रेवेन्यू रिसिट्स मतलब कि जो रेवेन्यू डेली का जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो या तो टैक्स लगाती हैं, कंपलसरी पेमेंट है, आपको देना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट की आप फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाता है टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स
अगर आपने कोई रूल्स रेगुलेशंस या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपने यूज़ किया तो आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि अदर देन टैक्स, जैसे पेनल्टी हो गया, फीस आपको देना पड़ेगा, ओके, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो गए, ये सारे रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सभी के लिए आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है और उसको नॉन टैक्स इन नेचर बोलते हैं। तो रिसिट्स कहाँ से आ रहा है? या तो टैक्स से आ रहा है या तो नॉन टैक्स से आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब डेली सरकार खर्चा भी तो करती है, कहाँ पर? सैलरीज़ पर खर्चा करती है, ओके, सैलरीज़ हो गया, पेंशन हो गया, तो इन सब पर जो सरकार खर्चा करती है वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। फिर कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे करती है? कैपिटल रिसिट्स। अब देखिए यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना स्टूडेंट, डिसइन्वेस्टमेंट आपसे पूछ लेंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट आपका किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कैपिटल रिसिट्स का, है ना। जब हम बोलते हैं सरकार अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी तो वो क्या होगा? कैपिटल रिसिट्स, मतलब कि वो रेवेन्यू इन नेचर नहीं होगा, वो कैपिटल इन नेचर होगा। या तो इंटरनल बोरोइंग करेंगी या एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगी, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? बोरोइंग करेंगी या एक्सटर्नल पर करेंगी, आउटसाइड द कंट्री करेंगी, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल रिसिट्स होगा। तो बोरोइंग, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या तो बोरोइंग कर रही है। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं नॉर्मली आपको बताती हूँ, कितना ज़्यादा आपका बजट स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी भी ईयर का आपको बजट देखना है कि हमारे इंडिया में बजट आया और कितना वो स्ट्रॉन्ग है, वो किससे पता चलता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना अच्छा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करेंगी उतनी आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, उतना इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ओके। ये भी कम होना चाहिए और अगर हम देखें ये भी कम होना चाहिए, ये भी रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो रेवेन्यू रिसिट्स ज़्यादा होगा तो सरकार को बोरोइंग कम करनी पड़ेगी, बोरोइंग कभी भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो बजट रिसिट्स और एक्सपेंडिचर में बहुत गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप, मतलब कि यहाँ पर सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, ओके। तो इस प्रकार से तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे रोड्स, रेलवेज़ पर खर्चा कर दिया, जैसे हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला प्रोजेक्ट, तो ये सब किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ओके। तो ये आपको ओवरव्यू समझ आ गया क्या क्या है। आपसे एग्जाम्पल्स पूछेंगे, अगर मान लीजिए आपको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल्स बहुत है स्टूडेंट। अगर आप इस स्लाइड को पढ़ लेंगे तो आपका बजट बहुत, स्टैटिक बजट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स से या तो डायरेक्ट टैक्स सरकार लगाती है या इनडायरेक्ट, मतलब टैक्स के पार्ट है, ओके। टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जो कि अब नहीं लगता है, गिफ्ट टैक्स, ओके, ये सारे आपका क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स से इनकम जनरेट होता है। इनडायरेक्ट सेल टैक्स, कस्टम, जीएसटी यहाँ पर लिख देते हैं, ओके, जीएसटी हो गया। तो ये सारे आपका इनडायरेक्ट टैक्स, तो इससे भी अर्न करती हैं सरकार, ओके। अब यहाँ पर देखिए नॉन टैक्स। अब रेवेन्यू रिसिट्स में या तो कंपलसरी पेमेंट है या तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी। मान लो कि आपने रूल्स रेगुलेशंस आपने फॉलो नहीं किया तो आप पेनल्टी दोगे सरकार को। तो जैसे कि आपका क्या हो गया है यहाँ पर फ़ी और फाइन। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अब मान लो कि आपने क्या किया है, आप एक तो लोन ले रहे हो, उस पर प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं और या इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ओके। तो दो वर्ड लोन में क्या होता है? प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट जो होगा वो रेवेन्यू इन नेचर होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट होती हैं वो कैपिटल इन नेचर होती हैं। फिर से रिपीट करूँगी, इंटरेस्ट ऑलवेज रेवेन्यू इन नेचर होता है और प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज कैपिटल इन नेचर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है और इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट रिसिट्स है, मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड डिविडेंड,
प्रॉफिट एंड डिविडेंड, मतलब कि प्रॉफिट अर्न किया अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह से तो प्रॉफिट, या डिविडेंड हो गया, डिविडेंड भी एक टाइप का प्रॉफिट होता है तो वो हो गया, या एक्सटर्नल ग्रांट्स, या फिर हमें इंडिया को किसी ने ग्रांट दिया है तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है। ओके, कैपिटल रिसिट्स, माफ़ कीजिए, रेवेन्यू रिसिट्स। ओके, रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट है। कैपिटल रिसिट्स का पार्ट क्या होगा, रिकवरी ऑफ लोन। अब यहाँ पर वर्ड क्या था, इंटरेस्ट, और यहाँ पर वर्ड क्या है, लोन। तो लोन ऑलवेज इन कैपिटल इन नेचर और इंटरेस्ट इज ऑलवेज रेवेन्यू इन नेचर। डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग या प्रोविडेंट फंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल इन नेचर। समझ आ रहा है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। ओके, अब देखिए एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब खर्चा कहाँ करती हैं, वो भी एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। या तो डेली करेंगी या लॉन्ग टर्म के लिए करेंगी। तो डेली कहाँ करती हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमने बोरोइंग करी तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट क्या होता है, ऑलवेज रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन, सैलरीज जाता है सरकार के, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज या पेंशन देना पड़ता है। ठीक है, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, इनको, या एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गया, ये सारा आपका रेवेन्यू इन नेचर होता है। क्लियर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम रोड, ब्रिज और बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या सरकार परचेज कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी तो इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकती हैं। तो अगर परचेज कर रही है लैंड और मशीनरी तो वो कैपिटल इन नेचर होगा। लोन टू द स्टेट, इम्पॉर्टेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही हैं तो वो भी कैपिटल इन नेचर होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाय कर रही हैं तो वो भी कैपिटल इन नेचर होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन बोला है ना, इंटरेस्ट नहीं बोला है। अगर इंटरेस्ट होता तो वो रेवेन्यू होता, अगर लोन वर्ड हुआ वो कैपिटल होगा। समझ आ गया। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन सारे आपके सही होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और जवाब दीजिएगा क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। बजट के अकॉर्डिंग क्या सही है। ओके, बजट के स्टैटिक पॉइंट्स में इकोनॉमी जीके में कराऊंगी। ठीक है, स्टैटिक के जितने भी बजट कौन हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कब हमारा पेपरलेस बजट स्टार्ट हुआ, ये सारे आपका ड्रीम बजट क्या होता है, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस पूछ लेते हैं। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। ओके, ये स्टेटमेंट है। बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बजट मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर इट केम इनटू द इफेक्ट। ऑप्शंस है, जवाब दीजिए। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है। पहले बस अभी पहले जो था हमारा लास्ट फरवरी को प्रेजेंट होता था, लेकिन अरुण जेटली जी के द्वारा 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया। ओके, अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा 1 फैब से स्टार्ट हो गया है यूनियन बजट। अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बिल्कुल सही है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ओके, प्रेजेंट हुआ, फिर उस पर डिस्कशन होता है एंड देन वो एक्सपेंडिचर और रिसिट्स के लिए रेडी हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, आपके सही होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट। मुझे ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट था ये आपको समझाना था, ये क्या होता है। ये इनकम, नेशनल इनकम का भी पार्ट है और बजट का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। एक तो फैक्टर इनकम होता है। अब दोनों वर्ड को समझिए। फैक्टर इनकम क्या होता है, जब आपने कोई काम किया और उसके बदले में आपको पैसा मिला। जो वर्किंग, आपने कोई रेंडर किया वर्क, आपने काम किया और उसके बाद मेहनत करने के बाद आपको पैसा मिला, तो क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर इनकम हो गया। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ओके, लेकिन फ्री फंड में पैसा मिल गया, आपने कोई काम नहीं किया, विदाउट रेंडरिंग एनी वर्क, और आपको फ्री फंड में पैसा मिल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं, जो कि नेशनल इनकम में कभी कैलकुलेट नहीं होता है। ओके, नेशनल इनकम में कभी कैलकुलेट नहीं होता। तो ऑप्शन में पूछा है कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, जवाब दीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पेमेंट ऑफ सैलरी, सोशल सिक्योरिटीज़ पेमेंट और ओल्ड एज पेंशन। तो ये है। तो आपको पता है पेमेंट
पेमेंट ऑफ सैलरीज तो हमारा फैक्टर इनकम हो गया है ना, इसको हम फैक्टर इनकम में देखेंगे, फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है ना, ये फ्री फंड में पैसा, अगर नरेगा में 100 डेज जॉब नहीं मिली, मनरेगा में अगर 100 डेज जॉब नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है, सही है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, सही है। ओल्ड एज, अब यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, अगर वो पेंशन वर्ड देते हैं, अगर वो पेंशन वर्ड देते हैं तो फैक्टर इनकम होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड आगे ना ओल्ड एज पेंशन, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट होगी, ठीक है। ये दोनों वर्ड को ध्यान से देखते हुए आंसर दीजिएगा। तो 1, 3 और 4 सही हो जाता है, सेकंड गलत हो जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसी के साथ पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। बोलते हैं डेवलपमेंट, तो दो प्रकार की एक्सपेंडिचर होती है, एक डेवलपमेंट और एक नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है, नॉन डेवलपमेंट जो कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। तो कौन सा पूछा है? डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड पूछा है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस और ग्रांट टू स्टेट, रेवेन्यू किससे जनरेट नहीं होता है। तो जो डिफेंस पे सरकार लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा कर रही है वो नॉन डेवलपमेंट इन नेचर होता है। अब बोलोगे मैम डिफेंस पे तो ज़रूरी है, ज़रूरी तो है ना, लेकिन इससे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रही। अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नॉन डेवलपमेंट, क्योंकि इनकम जनरेट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफेंस एक्सपेंडिचर इज़ अ नॉन डेवलपमेंट। ओके, और ये तीनों जो है आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासीफाई एज अ कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स पढ़ के आए हैं, जवाब दीजिएगा इसका। कैपिटल रिसिट्स इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल रिसिट्स क्या होगा? द रिसिट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, ये होगा। बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। बोरोइंग मेड मतलब कि गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, ओके, किससे? पब्लिक से। डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSUs, पब्लिक सेक्टर नवरत्नास, महारत्नास एंड नवरत्नास होते हैं ना, मिनी रत्नास वगैरह, वो। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स डेबिटर। ओके, इंटरेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आपने एलिमिनेशन करना है, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिट्स है, रेवेन्यू रिसिट्स कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पर कलेक्शन, तो ये रेवेन्यू रिसिट्स होगा। आपसे कैपिटल रिसिट्स पूछा है ना। बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, ओके। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम लोन, ओके। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम लोन आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका? प्रोविडेंट फंड हो गया, लोन, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नो नो नो, डी आंसर नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया ना, इंटरेस्ट रिसिट्स, तो ये नहीं हो जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिट्स इन पार्ट होगा। ओके, ये है। ओके, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, बोरोइंग, बी आंसर, बोरोइंग कर रही है ना, तो बी आंसर। इसको करेक्ट करेंगे, इसको फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? टैक्स है, तो टैक्स इज रेवेन्यू इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, फ्रॉम द पब्लिक, तो बोरोइंग कर रही है, तो ये हो जाएगा कैपिटल। ओके, ये क्या है आपका? डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ओके, PSUs, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, तो रेवेन्यू हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया ना, सिर्फ लोन होता तो वो कैपिटल होता, इंटरेस्ट हो गया तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इंटरेस्ट, रेवेन्यू रिसिट्स, ये हो जाएगा। इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया, और टैक्स हो गया, तो होगा ये यहाँ पर बोरोइंग, बोरोइंग इज अ कैपिटल इन नेचर। ओके, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग अ सर्व इकोनॉमी डाउन, अगर इकोनॉमी डाउन हो जाता है, ओके, ये बूम हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। विच फिस्कल पॉलिसी एक्शन इज
मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब अच्छा, स्टूमुलेट, स्टूमुलेट मतलब कि इकॉनमी को बूस्ट करता है ना, स्टूमुलेट कर दिया है, जैसे मोटिवेशन आपको स्टूमुलेट करते हैं ना, उसी प्रकार से इंक्रीज, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इकॉनमी को स्टूमुलेट करती हैं, अगर डाउन है तो वो रिकवरी के फेज में चला जाएगा। स्टूमुलेट एग्रीगेट डिमांड पूछा है, एग्रीगेट डिमांड इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, तो क्या होगा, आंसर दीजिएगा इसका। तो ऑप्शंस है इंक्रीजिंग टैक्स, ओके, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्स। जब इकॉनमी डाउन हो, है ना, इकॉनमी डाउन है तो स्टूमुलेट करना है मतलब इंक्रीज करना है, और एग्रीगेट डिमांड क्या करना है, इंक्रीज करना है, ये पूछा है। तो उस दौरान, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेंगी, उस दौरान पे कब हम अगर नॉर्मल देखें, पब्लिक एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगी और टैक्स को रिड्यूस कर देंगी, तो ऐसा है कुछ ऑप्शन में, तो इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्स, तो डी आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। चलो, तो समझ आ गया है, इंक्रीजिंग टैक्स नहीं, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना है तो टैक्स को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ये इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, बट ये आधा अधूरा क्वेश्चन आंसर था। चलिए, ये 4 कंसेप्ट इसमें से आपको समझ आएगा। डेफिसिट, पहले तो आपको पता होना चाहिए डेफिसिट मतलब क्या होता है स्टूडेंट। द वर्ड डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिट्स हो जाए, खर्चा ज़्यादा और पैसा कम, तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन डेफिसिट भी बहुत टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ मैच द फॉलोइंग है और 4 कंसेप्ट यहाँ पर से हम पढ़ के जाएंगे। पहले पूछा है फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो पहले सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए कि क्या होता है। सबसे पहले डेफिसिट आपको समझ आ गया, जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, अगर हम बजट की बात कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट, अब इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं करेंगे, ओके। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर, एक्सीड मतलब ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट, ओके, डेफिसिट बजट। पहला डेफिसिट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज माइनस अगर आप करते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिट्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट है वो सैलरीज और पेंशन पर ज़्यादा खर्चा कर रही हैं, और जो टैक्स और नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, तो उन दोनों का गैप क्या हो गया आपका, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ओके। गैप क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तीन में समझेंगे, ओके। इसको कैसे कैसे लिखते हैं, तो अगर ये हम देखें तो फिस्कल वर्ड याद रखिएगा, इन टोटलिटी बात कर रहा है, तो इन टोटल बात कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स, ओके। अदर देन बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग एक्सक्लूड कर देना हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा जा रहा अदर, ओके, अदर देन बोरोइंग, ओके, बोरोइंग हो जाएगा, ठीक है। बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ भी अगर आ जाती हैं तो एक्सक्लूड कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ आप सभी को मालूम ही होगा क्या होता है, बर्डन कर्जा हो गया। अब देखिए, टोटल बजट एक्सपेंडिचर को मैं 2 पार्ट्स में लिख सकती हूँ, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिख सकती हूँ और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकती हूँ। तो या तो एग्जामिनर आपको ये वर्ड देगा, या तो एग्जामिनर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर देगा, तो भी तो ठीक ही है। अगर रेवेन्यू रिसिट्स की बात करें, बजट तो रिसिट्स में भी क्या होता है, रेवेन्यू रिसिट्स होता है और प्लस कैपिटल रिसिट्स होता है, ओके। तो ये भी हो सकता है। तो अगर एग्जामिनर ऐसे दे तो भी ठीक है और ऐसे दे तो भी ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। याद कैसे रखना है, आपको वर्ड याद रखना है, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, अदर देन बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। और फिस्कल में आपका रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल भी होता है, ठीक है, ये है। प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है, वो फिस्कल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट ना करना हो, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है
फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, इसका इंटरेस्ट पेमेंट वर्ड याद रखिएगा, उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ओके, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वर्ड याद आ रहा है। देखिए डेफिसिट तो है क्योंकि एक बार वो डेबिट हो गया है, लेकिन वो इफेक्टिव इन नेचर होगा। वो कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती हैं फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक बार तो सरकार की डेफिसिट हो गई, लेकिन वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए दे रही है ना, तो इसीलिए वर्ड हमने दे दिया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कौन से ईयर में आया था अभी, कौन से ईयर में आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मोनेटाइज डेफिसिट, जब आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है, आरबीआई जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? मोनेटाइज डेफिसिट। ओके, मोनेटाइज डेफिसिट। तो इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। अगर हम देखें बजट में तो आपको इसके नंबर के फॉर्म में होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए और प्राइमरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, ये आगा। अगर आपको क्रोनोलॉजी से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से बड़ा है और कौन से छोटा है, तो फिस्कल डेफिसिट। वैसे तो आपको हर साल का बजट पढ़ के जाना है जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे। ओके, हर साल मतलब कि अपना जो भी ये साल चल रहा है उसका बजट पढ़ के जाना है। उसमें आपको मेंशन रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और प्राइमरी डेफिसिट। अगर बात करें तो फिस्कल डेफिसिट स्टूडेंट, फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा होता है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट होता है और फिर आपका क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट। मान लो कि अगर हम देख के नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली अगर ट्रेंड की बात करें तो यही होता है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बोलती हैं, मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, अभी एफआरबीएम पढ़ेंगे, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत चलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट आपका 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी तो हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो हो रहा है, इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर टारगेट्स रखा गया है, वैसे तो 3% रखा गया है। अभी अगर देखोगे तो अगर कमिंग ईयर के लिए देखोगे तो 5.1 ऐसा कुछ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं और हम इसको ट्राई करते हैं क्या है। सबसे पूछा गया है आपके पास, इधर आपके पास डेफिसिट है और इधर आपके पास क्या है? ऑप्शंस है इसका। अच्छा, एक बजट डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। जब आप बजट डेफिसिट की बात करेंगे तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर, टोटल बजट रिसिट्स कर देंगे, अदर देन बोरोइंग एंड लायबिलिटीज नहीं करेंगे, तो वो नॉर्मल क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट, नॉर्मल। ओके, जैसे टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स, नॉर्मल, तो वो क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? लेस देन बोरोइंग। ओके, तो ये हो जाएगा लेस देन बोरोइंग, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओके, देखो ठीक है। बजट डेफिसिट नॉर्मल होगा, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिट्स, ठीक है, 1 हो जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? देखिए, अब रेवेन्यू है तो सिर्फ टोटल वर्ड नहीं होगा, सिर्फ रेवेन्यू होगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ड रेवेन्यू है ना, ऐसे एलिमिनेट करना है। तो रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। प्राइमरी, आपने वर्ड याद रखना है अगर आपको ऑप्शंस करेक्ट करना है, बिल्कुल 100%, कोई एरर नहीं करना। तो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपने प्राइमरी डेफिसिट क्या करना है? 1 का 4th। ओके, तो ये हो जाएगा डी का 4th। ओके, क्लियर? ये होगा आंसर, ठीक है। 1 का 3rd, 2 का, ये होगा आंसर, ये गलत है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट्स, बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो आंसर ए हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टाइप ऑफ डेफिसिट, सारे डेफिसिट बात कर ली। अब डेफिसिट तो ठीक है, अब हमारे कंट्री में कोई अथॉरिटी है जो इस डेफिसिट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट वॉज पास इन, एफआरबीएम कब आया? 1999, 2000, 2003 एंड 2004। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ।
बात है 90s के दौरान, 1990s के दौरान इंडियन इकॉनमी में बहुत डेफिसिट होने लग गया था। अगर हम बात करें तो हमारी फिस्कल डेफिसिट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट और डेट टू जीडीपी। डेट टू जीडीपी क्या होता है? डेट मतलब कर्जा और जीडीपी मतलब इनकम। तो कितने इनकम का आप कर्जा ले रहे हो, लायबिलिटीज़ ले रहे हो, तो डेट कितना ले रहे हो, तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डेट टू जीडीपी हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन हमारी क्या हो रही थी? हाई हो रही थी। तो ये सारी कब हो रही थी? तो 1990s की बात है कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो रहा था, ये सारी बढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अभी सुधर जाओ, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया इस डेफिसिट को तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडियन इकॉनमी डेट ट्रैप में फंस जाएगी और ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी कि इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने अपना एस्टीमेट, अपना मैनेजमेंट नहीं किया कि कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा कर रहे हैं। आपकी तो डेफिसिट बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, जो रिसिट्स आ रहा है और जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन दोनों में बहुत गैप है, तो इसको कंट्रोल कर लीजिए। ओके, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में बोला गया, क्योंकि अगर ऐसे एक दिन ऐसा आएगा आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट है, भाई डेट ट्रैप क्या होता है कि आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी लोन ले रहे हो। एक तो आपने लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए भी दोबारा लोन ले रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप की सिचुएशन हो जाएगी। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया FRBM एक्ट। ओके, FRBM इसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ये याद नहीं भी रखना कोई बात नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमने एक्ट बनाया, FRBM एक्ट कब हुआ? 2003 में। किनके द्वारा? ये टास्क फोर्स थी जिनको हेड कर रहे थे विजय केलकर, ये हैं आपके, ठीक है, यशवंत सिन्हा ये हैं, इनके द्वारा। और इन्होंने टारगेट 2003 में आया था और 2008 और 2009 के लिए टारगेट्स रखे थे। कितना टारगेट्स रखा था कि रेवेन्यू डेफिसिट ओके 0 होनी चाहिए और इसको आपने सरप्लस में लेके आना है। ओके, 2003 में हम लेके आए और टारगेट कितने का रखा? 2008 और 2009 के लिए रखा था। ओके, तो आपके जीडीपी मतलब इनकम का कितना रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए? 0, है ना। टैक्स और नॉन टैक्स मतलब अपना बेस रेट इंक्रीज़ करो, टैक्स बेस इंक्रीज़ करो। तो वो क्या बोला इन्होंने कि आप इसको सरप्लस या 0 करो, सरप्लस लेके आओ। फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। अगर आप लोन ले रहे हो फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन तो वो अच्छा होता है इकॉनमी के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट होगी ना, ये है। टोटल रेवेन्यू आपने इंक्रीज़ करना है 13.2% और टोटल लाइबिलिटीज़ अगर पूरे लोन की बात करें तो वो 9% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है। और डेट टू जीडीपी रेशो ऑलवेज कम करना है, इन्होंने बोला। अब बोलोगे कि मैम क्या हमने इसको कंट्रोल किया? 2008 आपको पता है कि इकोनॉमी डाउनफॉल, वर्ल्ड इकोनॉमी ही क्राइसिस पर थी और इससे हमने टारगेट नहीं किया। अभी कोविड-19 की बात करूँ, इससे पहले हम 4% पर आ गए थे, लेकिन उसके बाद हमारा कोविड-19 में 9% ऑफ जीडीपी हो गई थी फिस्कल डेफिसिट। तो अब फिर से 5% पर आए हैं, देखते हैं, ठीक है। तो FRBM कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 2003 में। एक्ट कब बना? 2003 में। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 2000 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ मूव करते हैं। बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज 2000 कन्फर फॉर, किसके लिए लाया था? फिस्कल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, बोथ फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, नाइदर फिस्कल और रेवेन्यू। तो फिस्कल रेवेन्यू दोनों के लिए लाया गया था। ओके, तो थर्ड आंसर हो जाता है आपका। चलिए, ये है रेवेन्यू डेफिसिट कितना करना था? ये 2008 और 9 तक हमने लेके आना, टारगेट क्या था? 8 और 9 के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना करना था? सरप्लस में लेके आना था और 0 करना था। अब बोलते कि लॉन्ग टर्म ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म मतलब एनुअली आपको कितना रिड्यूस करना है? 5.5% ऑफ जीडीपी।
एनुअली लेके चलो, क्योंकि 2003 से 2008 और 9 पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एनुअली शॉर्ट टर्म टारगेट्स लेके चलो। तो एनुअली टारगेट क्या था? 5.5%। ओके, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या था? 3% ऑफ जीडीपी। एनुअली टारगेट क्या था? 0.3% ऑफ जीडीपी। ओके, एडिशनल लाइबिलिटीज़ कितनी थी? ओके, एडिशनल 9% ऑफ जीडीपी। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने बोला था आपको रिपोर्ट, अपने सारे जो रिपोर्ट है मैनेजमेंट क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको पार्लियामेंट में भी आपको क्या करना है? सबमिट करना है। तो ये रिपोर्ट के नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या थी मेन ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एफआरबीएम एक्ट। तो ऑप्शंस है इम्प्रूवमेंट इन लॉ सेक्टर, इकोनॉमी, एग्रीगेशन, टैक्स टैक्स डिवैल्यूएशन ऑफ स्टेट और इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, सरकार गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी, इसीलिए एफआरबीएम को हम लेके आए। तो ऑब्जेक्टिव पर लेते हैं क्या, सारे पॉइंट्स में लेके आई हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट इज फिस्कल डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन मतलब कि आप अपना कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपर लेके चलो। फिर उन्होंने बोला इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और डेट, आप अपना मैनेज करके चलो कि कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है और कितना आप कर्जा ले रहे हो। मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपके जितने भी मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल है, नेशनल इनकम हो गया, डेट टू जीडीपी हो गया, आपके फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इन सबको मैनेज करके चलो। बोलते हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिएगा सिर्फ फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकते, दोनों में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी हमारी मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी हो सकती है। ओके, फिर इन्होंने बोला ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना रिसिट्स कर रही है, उनका पता होना चाहिए। ओके, पूरा सबमिट करना चाहिए, इसीलिए सर्वे आता है। और बैलेंस बजट है ना, हमारा बजट अगर हम नॉर्मली देखें तो क्या चलता है, डेफिसिट बजट हम लेके चलते हैं, हमारा डेफिसिट बजट होता है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रिसिट्स कम होते हैं, तो इतना सरप्लस में नहीं आ सकते, बैलेंस लेके तो चलो। आपका रेवेन्यू बराबर टू रिसिट्स होना चाहिए, है ना, एक्सपेंडिचर बराबर टू रिसिट्स होना चाहिए, ऐसा करके चलो। तो ये क्या थे ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो इतना ही आज क्लास के लिए, इतना ही। कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड या फिर मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।